हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले खबरों का मेन्यू देखते हैं। संभल के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस बार होली शुक्रवार को है। अनुज चौधरी ने संभल की सुरक्षा को लेकर एक बयान दिया। इस बयान पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जिसके कंधे पर सुरक्षा का जिम्मा हो, वो कैसे भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, पूरी खबर दिखाने वाले हैं। वर्दी की बयानगर्दी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने साल में 52 जुमा एक वाले अनुज चौधरी के बयान का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। एक होली यह समझने की कोशिश की है कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, क्यों ऐसी नौबत आई कि धमकी भरे लहजे में उनको ये बातें समझानी पड़ गई। उधर सीएम योगी ने आज मथुरा में 8 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत की है। लड्डू मार होली के मौके पर योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है। कह दिया है कि अयोध्या और काशी के बाद अब अगला नंबर मथुरा का है। योगी के इस होली वचन का मतलब जनहित में समझेंगे। औरंगजेब के बाद अब अकबर और तुगलक का विवाद सामने आया है। केंद्रीय मंत्री और सांसद ने तुगलक रोड का नाम ही नेम प्लेट पर बदल दिया। सवाल यह है कि माननीयों ने तुगलकी फरमान का फैसला क्यों लिया। और बात बिहार की भी होगी। चुनावी साल में बिहार को हिंदुत्व की पिच पर उतारने की कोशिश हो रही है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आज ये तीनों बिहार में हैं। वहां से क्या बड़ी खबर निकली है और क्यों उठ गया है विवाद, पूरी खबर जनहित स्पेशल में दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जनहित की और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं संभल। डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी, जो संभल में सीओ के पद पर तैनात हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। बयान ऐसा है कि उसे भड़काऊ की श्रेणी में रखा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि जिस शख्स के कंधों पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वो धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। 52 जुमा एक होली, सीईओ की ये कैसी बोली। आज जनहित की यही है हमारी कवर स्टोरी। ये कोई फिल्म अभिनेता, मॉडल या इन्फ्लुएंसर नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नजर नहीं आ रहे। नाम अनुज चौधरी, पद सीईओ संभल। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, सोशल मीडिया इनकी रीलबाजी से फटा पड़ा है। चाहने वाले इन्हें सिंघम भी बुलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ये सिंघम शायद वर्दी पहनने के असल मायने नहीं जानते। यकीन नहीं होता तो खुद सुन लीजिए। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। पुलिस का काम किसी भी आयोजन को शांतिपूर्वक करवाना है, लेकिन सीईओ साहब ने एक धर्म विशेष का नाम साफ साफ लेकर अपनी जिम्मेदारी का बोझ हल्का कर दिया, ताकि कानून व्यवस्था संभालने के लिए ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। इस बार होली शुक्रवार को यानी जुमे के दिन पड़ रही है। होली और जुमे में कोई अनहोनी ना हो, इसलिए प्रशासन ने संभल में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की बैठक बुलाई। बैठक का नेतृत्व कर रहे अधिकारी में से एक खुद सीईओ अनुज चौधरी थे। बैठक खत्म होते ही सीईओ साहब कैमरे पर आए और जो कहा उससे शांति की बजाय माहौल बिगड़ने की आशंका बढ़ गई। ऐसा होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें वो इसे पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया। दूसरा सोचा मुझे मुस्लिमान डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ, अपना घर में रहे, अपने बच्चों के साथ रहे। सीईओ अनुज चौधरी ने ये बातें उस संभल में कही जो 3.5 महीने पहले उन्हीं की आंखों के सामने हिंसा की आग में झुलसा था। 4 लोगों की जान गई थी, कई घायल हुए थे। संभल हिंसा के बाद चर्चा में आए सीईओ अनुज चौधरी ने इसके बाद खुद को हिंदुत्व का चेहरा पेश करने का मौका नहीं छोड़ा। संभल में धार्मिक रथ यात्रा निकली तो अनुज चौधरी गदा थामे नजर आए। तब भी अनुज चौधरी पर सेवा और वर्दी नियमों को तार-तार करने के आरोप लगे थे। समाजवादी पार्टी सत्ता बदलने का इंतजार और वर्दी वाले को जेल में भेजने का प्लान बना रही है।
देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? सर अलीगढ़ जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। विपक्षी नेताओं के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हिंदू धर्मगुरु अनुज चौधरी के साथ खड़े हो गए। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है, बयान तो सही है, शब्द गलत हो सकते हैं, और इस बात का समर्थन हम सभी साधु समाज भी करते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं वर्दी की जो गरिमा है, उसका जो सम्मान है, उस पर आंच डाली है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे सीईओ पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनुज चौधरी पर धर्म से लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अनुज चौधरी पहलवानी में देश को एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल दिला चुके हैं। इस प्रदर्शन के आधार पर उन्हें यूपी पुलिस में नियुक्त किया गया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर फिलहाल उनका प्रदर्शन सवालों में है। अब सवाल यह है कि आखिर एक पुलिस अधिकारी को ऐसा बयान क्यों देना पड़ गया? क्यों होली और रमजान को लेकर इतना बड़ा घमासान शुरू हो गया? हमने अनुज चौधरी के बयान की पड़ताल की, वर्दी की बयानगर्दी का विश्लेषण करते हुए हम विवादित बयान की जड़ में गए। ये जानने की कोशिश की है कि आखिर संभल जैसे शहर में ऐसे बयान के पीछे पुलिस का कौन सा सिक्योरिटी साइंस काम कर रहा है। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। कैपेसिटी और रंग हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। ऐसा नहीं है कि जुमा यानी शुक्रवार के दिन पहली बार होली पड़ी है। साल 2018 में भी होली शुक्रवार को हुई थी। तारीख 2 मार्च की थी। होली को लेकर अभी जो बयान अनुज चौधरी ने दिया है, कुछ ऐसा ही बयान 5 मार्च 2018 को फूलपुर में सीएम योगी ने भी दिया था। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। सीएम योगी के तब के बयान और अनुज चौधरी के इस ताजा बयान में काफी समानताएं हैं। ये महज संयोग हो सकता है कि तथ्य और तर्क उसी बयान के आधार पर अनुज चौधरी ने गढ़े हैं। रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहाँ लग जाएंगे। तब सीएम योगी के बयान को लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन योगी ने बयान तब चुनावी रैली में दिया था और होली भी हो चुकी थी। लेकिन वर्दी वाले सीईओ साहब ने बयान होली से पहले दिया, और वो भी खाकी वर्दी में। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। बहुत से लोग सीईओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है सच की बुनियाद पर कहा है, और इसलिए भी कहा क्योंकि कानून व्यवस्था को संभालने के लिए मोर्चे पर पुलिस वाले ही तैनात होते हैं। मामला संभल का है, वो संभल जो पिछले साल नवंबर महीने से ही संवेदनशील है। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर पिछले साल जब पत्थरबाजी हुई थी तो इन्हीं पुलिस वालों ने उपद्रवियों के पत्थर खाए थे। अनुज चौधरी सहित कुछ पुलिस वालों को गोली भी लगी थी। वैसे भी अनुज चौधरी ने किसी एक पक्ष की बात नहीं की। अपने बयान में उन्होंने रंग और गुलाल से बचने वाले दोनों पक्षों को हिदायत दी है। दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीईओ अनुज चौधरी ने वर्दी पहनकर जो कहा उसका बचाव सैद्धांतिक तौर पर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये समझना होगा कि एक पुलिस वाले के सामने संभल जैसे संवेदनशील इलाके में होली के त्योहार को शांति के साथ संपन्न कराने की भी जिम्मेदारी है। जुमा साल में 52 बार, होली सिर्फ एक बार। इसी पंच लाइन के साथ संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जो कहा उस पर विवाद हो रहा है। अनुज चौधरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर ये अनुज चौधरी हैं कौन। अनुज चौधरी बजरंग बली के बड़े भक्त हैं।
बजरंग बली की खूब पूजा अर्चना करते हैं, व्रत और उपवास भी रखते हैं। अनुज मुजफ्फरनगर जिले के बहेड़ी के रहने वाले हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में नौकरी मिली, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में अवार्ड भी जीत चुके हैं, कुश्ती के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। अनुज आजम खान से विवाद को लेकर पहली बार सुर्खियों में आए थे। हुआ यह कि आजम खान पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुरादाबाद के कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। घटना 27 मई 2023 की है। तब अनुज चौधरी ने आजम खान से सिर्फ 27 लोगों को लेकर जाने को कहा, जिसकी वजह से आजम उनसे उलझ गए। अभी पिछले साल संभल में जब हिंसा हुई तब गोली अनुज चौधरी के पैर में भी लगी थी। अनुज चौधरी उस हिंसा के बाद हिंदुत्व के वर्दी वाले ठेकेदार के तौर पर उभरे और उनकी राष्ट्रव्यापी चर्चा हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, वो बयान उन्हें विवादों में लेकर आया है। यूपी पुलिस की नियमावली कहती है कि हर सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य है कि सभी वर्गों का समान रूप से सम्मान करे, जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेद नहीं कर सकते। पुलिस का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर काम करे, सभी लोगों के बीच सद्भाव की भावना को बढ़ावा दे, धार्मिक, भाषाई, सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठे। अब जब अनुज को लेकर विवाद खड़ा हुआ है तो प्रशासन का मोर्चा खुद डीएम और एसपी ने संभाल लिया। अनुज चौधरी को मीडिया से बात नहीं करने के लिए कहा गया है। होली की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तैयारियां भी अपनी तेज कर दी हैं। तस्वीर पिछले साल 24 नवंबर की है, जब संभल में हिंसा भड़की तो आगजनी हुई, गोली चली और पथराव से तो सड़क पर ईंट पत्थर का अंबार लग गया। जो पत्थर पुलिस पर चले वो अब संभल की सुरक्षा में कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप एक ही दिन होली और जुमे के संयोग पर पुलिस का शांति प्रयोग देखिए। भी होलिका दहन स्थल है, 1212 होलिका दहन स्थल जनपद संभल में है। उसमें हर एक के लिए एक पुलिस ऑफिसर नोडल के रूप में अपॉइंट किया गया है। उसके साथ में होलिका दहन समिति के वॉलंटियर्स को भी लगाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि होली है वो शांतिपूर्वक तरीके से मनाई जाएगी। पुलिस प्रशासन संभल को संभालने में जुटा है, लेकिन सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद जो विवाद उठा है उसके बाद मोर्चा खुद डीएम ने संभाला है। कह दिया है कि अब जो बोलना होगा वो खुद एसपी ही बोलेंगे। पहले ही शासन के भी स्पष्ट निर्देश है, हमने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी बयान देना है उससे पूर्वानुमति मुझसे ले, अर्थात जिलाधिकारी से लेनी चाहिए। तो वर्तमान में हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो भी बयान दें वो पहले अधिकृत रूप से हमसे अनुमति लें, उसके बाद ही किसी प्रकार का बयान दें। संभल में हालात फिर से ना बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा के साथ साथ भाईचारा कायम रखने पर भी जोर है। इसके लिए जिले की शांति समिति का दोबारा गठन किया गया। इसकी जिला स्तर पर 2 बैठक की गई। सभी 1.5 दर्जन थानों में भी शांति समिति की बैठकें हुई। इतना ही नहीं, मोहल्ला स्तर तक शांति समिति की बैठकें की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी 103 दिन पहले ही संभल में दंगाइयों ने बड़ा फसाद किया। इसकी वजह बनी कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे। इसके विरोध में भड़की हिंसा की चपेट में आकर कुछ लोगों की जान तक चली गई। इस दौरान पत्थर भी खूब चले। पुलिस के मुताबिक पथराव के बाद कुल 6 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर जमा किए गए और अब इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस चौकियों के निर्माण में होगा। इतना ही नहीं, हिंसा से सबक लेते हुए पुलिस ने संभल की सुरक्षा का भी फुल प्रूफ प्लान बनाया है। इसके तहत 38 पुलिस आउटपोस्ट और अस्थायी चौकियां बनाई जा रही हैं। 670 गांव समेत संभल शहर की 200 लोकेशन पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी लगाने की तैयारी है। करीब 1,500 सीसीटीवी लगाने का प्लान है। ज्यादातर कैमरे ऐसे होंगे जो फेस डिटेक्ट कर सकेंगे। डीसीआर का टेस्टिंग चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को वहां पे सेटअप करने का निर्णय लिया गया। उसके साथ साथ वहां पे पीएसी और जो चौकी प्रभारी हैं उनके थाने की अन्य फोर्स है वो वहां पे डिप्लॉय रहेगी। तो इस तरीके से कुल 3 यूनिट है वो सत्यव्रत पुलिस चौकी पे बनाई जाएगी, जिसमें कंट्रोल रूम प्रमुखता से अपना वो रूप है वो स्वरूप वहां पे लेगा। 24 नवंबर की हिंसा में दर्जन भर एफआईआर दर्ज हुई थी। आधी की जांच पूरी कर पुलिस कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। बाकी की तफ्तीश जारी है।
अब संभल से 100 किलोमीटर दूर आपको अलीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां होली के नाम पर हंगामा बरपा हुआ है और इसके केंद्र में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां छात्रों ने होली मिलन समारोह की इजाजत मांगी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अड़ गया। अब बीजेपी के सांसद ने विवादित बयान देकर माहौल को गरमा दिया है। करनी सेना ने अलीगढ़ में ये प्रदर्शन गुरुवार को किया। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर एएमयू में होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर सवाल उठाए। एएमयू के छात्रों ने कैंपस में होली मिलन समारोह की परमिशन मांगी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मना कर दिया। करनी सेना ने कैंपस में 10 मार्च को होली खेलने का ऐलान किया है, जिससे माहौल गरमाया हुआ है। हिंदू छात्र के द्वारा जो होली खेलने की परमिशन मांगी गई थी, होली मिलन करने की, उसका एएमयू प्रशासन द्वारा नकार जाना बिल्कुल उनकी मानसिकता को जाहिर करता है। जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय से बात करने का भरोसा दिया है, लेकिन मामले ने हिंदू मुस्लिम विवाद का रंग ले लिया। अब अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने धमकी भरा बयान देकर विवाद को बढ़ा दिया है। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे, कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि एएमयू में कभी होली नहीं खेली गई। अगर ऐसी मांग हो रही है, मतलब दंगे को दावत दी जा रही है। ग्राउंड में कभी भी होली नहीं खेली गई। अब नए सिरे से मुतालबा करना, इजाजत मांगना गोया की एक फितने को और एक फसाद को नए सिरे से जन्म देना है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि छात्र एनआरसी क्लब में 9 मार्च को होली मिलन समारोह की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि कैंपस में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है, लिहाजा इजाजत नहीं दी गई। इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है। लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। फिलहाल छात्रों के एक गुट और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच होली मिलन कार्यक्रम को लेकर माहौल तनाव का है। स्थानीय सांसद के कूदने से मामले ने पूरी तरह सियासी रंग ले लिया है। जनहित में यूपी की एक और खबर आप तक पहुंचाते हैं। मथुरा के बरसाना में आज रंगोत्सव की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर एक और राधा नाम की गूंज थी, तो दूसरी तरफ योगी योगी के नारों की धूम भी। इस सब के बीच सीएम योगी ने कह दिया है कि अयोध्या काशी के बाद अब ब्रजभूमि की बारी है। राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ बरसाना में थे। यहाँ श्री राधा रानी के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने भक्तों पर फूल बरसाए, तो पूरी ब्रजभूमि राधा नाम से गूंज उठी। राधे 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 राधे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रंगोत्सव 2025 का भी शुभारंभ किया। इसके लिए जैसे ही वो मंच पर आए, माहौल योगीमय हो गया। होने वाला है और पूरे हमारे जितने ब्रजवासी हैं तालियों के माध्यम से आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर खुद मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ और मुख्यमंत्री ने संतों का स्वागत किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। फिर शुभ घड़ी में शंखनाद और मंत्रोच्चार के साथ रंगोत्सव का औपचारिक आगाज हुआ। इसके बाद बोलने की बारी आई तो सीएम योगी ने बीजेपी के अयोध्या, काशी और मथुरा वाले मंत्र को विस्तार दिया। बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। काशी में ज्ञानव्यापी का मामला अदालत में है। इसी तरह मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का विवाद भी कोर्ट में है। अब कोर्ट से भविष्य में क्या आएगा फैसला, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उधर औरंगजेब का विवाद बढ़ा तो अब उनके परदादा अकबर और 13वीं सदी के दिल्ली पर राज करने वाले तुगलकों के नाम पर बनी सड़क का भी विरोध होने लगा है। दिल्ली में अकबर के नाम की सड़क पर कालीक पोत दी गई तो बीजेपी के नेताओं ने अपने घर के नेम प्लेट पर तुगलक रोड के साथ स्वामी विवेकानंद का नाम जोड़ दिया। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक है तुगलक रोड जिसके नाम के साथ स्वामी विवेकानंद का नाम जोड़ दिया गया, एक है अकबर रोड जिसके बोर्ड पर कालिक है। पहले तुगलक रोड की बात करते हैं, जिसे बीजेपी के एक मंत्री और सांसद ने विवेकानंद मार्ग कहने पर जोर दिया। इन नेताओं ने कुछ कहा नहीं, बस अपने घर के नेम प्लेट में तुगलक के साथ विवेकानंद का नाम लिखवा दिया। एक केंद्रीय मंत्री और एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के, अगर आप देखें कृष्णपाल गुर्जर जिनका 8 तुगलक लेन एड्रेस है, लेकिन उन्होंने नया बोर्ड लगा दिया है कृष्णपाल गुर्जर 8 स्वामी विवेकानंद मार्ग, और नीचे कोष्टक में तुगलक लेन लिखा हुआ है। इसी तरह बगल में अगर आप देखें नया बोर्ड लगा दिया है डॉक्टर दिनेश शर्मा सांसद राज्यसभा पूर्व उप मुख्यमंत्री 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग, और कोष्टक में इन्होंने भी तुगलक लेन लिखा है। तो ये नई परंपरा शुरू हुई है। सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पहले अपने घर का नेम प्लेट बदला, अब तुगलक लेन का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी भावना है कि इस रोड का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर होना चाहिए, जो इस देश के लिए आदर्श है। फिर देखा देखी यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी गृह प्रवेश का वीडियो डालकर नए नेम प्लेट की झलक दिखाई, लेकिन कैमरे पर खुद पलट गए। कहां से आप कह रहे हो कि मैं बदलने वाला, सांसद को बदलने का अधिकार नहीं है, अधिकार नगर निकाय को, सरकार को है। वैसे नाम बदलने के अपने नियम है, किसी भी सड़क का नाम वही एजेंसी बदल सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में ये आती है। अगर लोगों का कोई समूह या संगठन किसी सड़क का नाम बदलना चाहता है तो उसे उस एजेंसी से संपर्क करना होता है। इनमें ना तो किसी सांसद का कोई रोल होता है, ना ही केंद्रीय मंत्री का। फिर भी माननीयों ने मनमानी करते हुए स्वामी विवेकानंद का नाम तुगलक रोड में जोड़ दिया, और बीजेपी के बड़े पद पर बैठे नेता उनका समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है। मुस्लिम शासक के नाम के विरोध की लिस्ट में तुगलक अभी नया जुड़ा है। बीते कई दिनों से औरंगजेब के नाम पर बहस चल रही थी। बीती रात एक हिंदू संगठन के लोगों ने औरंगजेब के परदादा अकबर के नाम पर बनी सड़क के बोर्ड पर कालिक पोती और वहां संभाजी महाराज का पोस्टर लगा दिया। भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक औरंगजेब, उसका परदादा अकबर और 13वीं शताब्दी में दिल्ली पर राज करने वाले तुगलक। मुस्लिम शासकों और आक्रांताओं के खिलाफ देश में एक बार फिर विरोध के सुर उठने लगे। ताजा मामला दिल्ली का है। वो दिल्ली जहां बीजेपी की सरकार आते ही नजफगढ़, मुस्तफाबाद, मोहम्मदपुर जैसे नामों को बदलने की मांग बुलंदी से उठ रही है। इस लिस्ट में अब अकबर रोड और तुगलक रोड का नाम भी जुड़ गया है। तो दिल्ली में नाम में राजनीति रखी है, ये आपने देख लिया। और अब एबीपी न्यूज के दर्शकों को महिला दिवस की एडवांस बधाई। दिल्ली की महिलाओं को कल मैं फिर से बधाई दूंगी, क्योंकि हो सकता है कल उनके खाते में 2500 रुपए भले ना आए, लेकिन खुशखबरी कल जरूर आ सकती है। एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। तो दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलने का टाइम क्या आ गया है? एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। तो पक्का माने कि कल दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 की पहली किस्त आ जाएगी। दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव नतीजे आए थे। कल 8 मार्च को 1 महीना हो जाएगा, लेकिन सस्पेंस अब भी है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का जो ऐलान रेखा गुप्ता कैबिनेट में 20 फरवरी को पूरा नहीं हुआ, वो 8 मार्च को पूरा होगा क्या? या दिल्ली सरकार कल अच्छी बातों से ही महिला दिवस मना लेगी? नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आज ही सीएम रेखा गुप्ता को पीएम मोदी का ऐलान याद दिलाया। आखिर में लिखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल दिल्ली की हमारी माताओं बहनों के मोबाइल में 2500 रुपए मिलने का मैसेज जरूर आएगा। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को 2500 की पहली किस्त आने का ऐलान 31 जनवरी को द्वारका की रैली में किया था।
भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। उम्मीद थी रेखा गुप्ता सरकार एक दिन पहले तो पर्दा उठाएगी, लेकिन नहीं, अब नजरें 8 मार्च पर टिक गई हैं। महिला दिवस पर बीजेपी दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम करेगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले सुबह 10 बजे दिल्ली कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो ये संभव है कि रेखा गुप्ता कैबिनेट में 2500 रुपए की स्कीम पर मुहर लग जाए और फिर दोपहर 12 बजे बीजेपी अध्यक्ष खुशी की घंटी बजा दें। ये चर्चा इस वजह से भी अब जोर पकड़ चुकी है क्योंकि कल सुबह 10 बजे दिल्ली कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुमकिन है कि इस बैठक में, जो कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें वो नियमावली जिसके आधार पर महिलाओं को 2500 रुपए देने का फैसला किया जाएगा, वो नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। हो सकता है कि दिल्ली की महिलाओं के मोबाइल में 2500 रुपए का मैसेज कल ना आए, सिर्फ मंजूरी का मैसेज आए। अब 2500 रुपए को लेकर क्या फैसला होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। बिहार में चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड खूब चल रहा है। आध्यात्मिक गुरु, कथावाचक और हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाले संगठनों का बिहार आना जाना लगा हुआ है। तो बीजेपी ने सबका स्वागत किया, लेकिन आरजेडी को इससे तकलीफ हो गई। हिंदुत्व की पिच पर बिहार में कैसे हो रही है राजनीति, आज यही है जनहित स्पेशल। बिहार के धरती से ही हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी और भारत पुनः एक बार हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए और ये सब बाबा जो आते हैं बिहार आकर के जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। और उसी बिहार में चुनाव से पहले हिंदुत्व की पिच पर लड़ाई शुरू हो गई है। इस वक्त बिहार में 3 जगहों पर हिंदुत्व का परचम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लहराने वाले 3 बड़े नाम मौजूद हैं। गोपालगंज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। पटना में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आए हैं, जो अगले 4 दिनों तक बिहार में ही रहेंगे। इन सब में सबसे बड़ा विवाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर है। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के आने से अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा होता है तो वो है बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां। इसलिए तो सांसद मनोज तिवारी दिल्ली से बिहार सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंच गए। बिहार का एक बच्चा तीसरी बार दिल्ली का सांसद बना, तो ये सब धन्यवाद का विषय है। तो आज अपनी धरती को प्रणाम करने आए। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूका और कह दिया कि बिहार ही उस मिशन को लीड करेगा। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। बाबा बागेश्वर के बयानों के राजनीतिक मायने निकाले गए। आरजेडी ने उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से उन्मादी कहा तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि अयोध्या के रिजल्ट आप लोगों ने देखा। उन्होंने जो रिमर फैलाया कि मोदी जी ने राम को लाया, राम जी ही ने भगा दिया उनको वहाँ से, तो राम जी को आप कहाँ से ला? आप तो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानने लोगे। टोपी वालों का वोट अपने साथ जोड़ने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं और ये आग से खेलने के बराबर है। और मैं उनको कहूंगा कि अगर हिंदुओं से इतना नफरत है तो आप जाके इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। बाबा बागेश्वर के कानों तक विपक्ष के विरोध के सुर पहुंचे तो उन्होंने भी जवाब देने में देर नहीं की। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। ये बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है,
भगवान कृष्ण का देश है। बाबा ने विपक्ष को तो जवाब दे दिया, लेकिन बाबा के बिहार दौरे पर बीजेपी और जेडीयू की सोच बटी दिखी। एक और मनोज तिवारी दिल्ली से उनकी कथा सुनने आ गए, दूसरी ओर जेडीयू की ओर से तो उन्हें गिरफ्तार करने की तक चेतावनी दी गई। उन्माद फैलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बाबाओं को मालूम होना चाहिए ये बिहार है, यहाँ हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त किया गया है और यहाँ नीतीश का राज है। ऐसे उन्माद फैलाने वाले बाबाओं की यहाँ कुछ नहीं चलेगी और ज़्यादा मैंने कानून का उल्लंघन करेंगे तो जेल जाएंगे। बहुत से बाबा जेल गए हुए हैं। बाबा बागेश्वर से निकलकर अब हिंदुत्व की पिच के दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं। ये है श्री श्री रविशंकर, जो पटना में सम्राट चौधरी के घर पहुंचे। सम्राट ने उनका ऐसा स्वागत कर दिया कि वो फूले नहीं समाये। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे बहुत समय के बाद घर लौट आए ऐसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच आरएसएस कैडर को मजबूत करने के लिए मोहन भागवत भी बिहार में ही हैं। सुपौल के बाद आरएसएस प्रमुख मुजफ्फरपुर की शाखाओं में शामिल हो रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, श्री श्री रविशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बिहार में इन तीनों के दौरे ने इस वक्त बीजेपी को खुशी तो आरजेडी को बेचैन किया है। इनके दौरों की टाइमिंग से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि इस बार बिहार की चुनावी लड़ाई हिंदुत्व की पिच पर ही लड़ी जाएगी। बिहार से ही अगली खबर है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते क्या अच्छे नहीं हैं। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर से जो खबरें छन कर सामने आ रही हैं, वो संकेत दे रही हैं कि दोनों दलों के बीच कहीं ना कहीं अविश्वास की नींव पड़ चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती दूरियों को डिकोड करती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताते ममता को। लालू यादव का ये बयान बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, पिछले साल नवंबर-दिसंबर महीने की बात है। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लेकर ममता को कमान देने की बात चल रही थी। लालू ने इसका समर्थन किया था। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताते ममता को। पटना से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि लालू यादव का ये बयान कांग्रेस के एक खेमे को पसंद नहीं आया। तभी से ही आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी की खबरें पक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन एकजुट रहेगा, ये भी खंडित होगा और अलग अलग ये लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे दिल्ली में देखा, सो कॉल्ड इन्होंने इंडिया अलायंस बनाने का प्रयास किया राष्ट्रीय स्तर पे, क्या हुआ? इंडिया अलायंस की तमाम प्रमुख पार्टियां दिल्ली में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने पे आ गई। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक दूसरे के सामने लोग चुनाव लड़ रहे थे। यही हाल बिहार विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। चिराग पासवान को आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों पर हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार आरजेडी पर बयानों के बम गिरा रहे हैं। बयान नंबर 1, कोई बड़ा या कोई छोटा भाई नहीं है। दूसरा बयान ये कि राजद की शर्तों पर नहीं लड़ेगी कांग्रेस। तीसरा ये कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और चौथा बयान ये कि बी नहीं ए टीम बनकर कांग्रेस लड़ेगी। जब चुनाव होगा, जनता तय करती है कि कौन विधायक जीत के जाएगा। जब जीत के आएगा उसके बाद बैठ के हम लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। बात पता चलेगा ना, अगर वो ज्यादा सीट पर जीतेंगे। और ये तय तो आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। लेकिन अभी निश्चित तौर पर अब इस सीट का बंटवारा होने दीजिए। हम लोग कितने कितने सीट पर जीत के आते हैं, उसके बाद ये तय सब लोग बैठ के कर लेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके अजीत शर्मा के इस बयान ने दोनों दलों के रिश्ते की कड़वाहट को सार्वजनिक कर दिया है। लिहाजा गुरुवार को तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया तो वो खुलकर सीएम के दावेदारी पर बोल नहीं पाए। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय कर, हम अपने काम में लगे हुए हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता है, ठीक है, सबको अपना अधिकार है, अपना लोग कहते हैं, अपने सोच के हिसाब से कहते हैं। अभी तो इस पे चर्चा ही नहीं हुई है। नाराजगी तो भाजपा जदयू में है भाई। गुरुवार की रात को पटना में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। चर्चा है कि इस बैठक में आरजेडी की ओर से कांग्रेस नेताओं को कह दिया गया कि सीएम का चेहरा तेजस्वी ही होंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कैमरे पर आकर तेजस्वी के नाम पर हामी नहीं भरी। चेहरा है मुख्यमंत्री का। नहीं, देखिए ये तो हमारे यहाँ फैसला हाईकमांड करता है और महागठबंधन का भी नेता आपस में बैठ करके बात कर लेंगे। असल में कहानी की जड़ में है विधानसभा और लोकसभा चुनावों के नतीजे। 2020 में ये हुआ कि गठबंधन में कांग्रेस को लड़ने के लिए 70 सीटें मिली थी। कांग्रेस महज 19 पे जीत पाई, जबकि लेफ्ट का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। आरजेडी के रणनीतिकारों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को ज्यादा सीट देना पार्टी को महंगा पड़ गया।
अब इस बार आरजेडी की तरफ से अंदरूनी खबर ये कि पार्टी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पार्टी के नेता अलग अलग तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप सब लोग को पता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, सब लोग मिल बैठ करके इसकी घोषणा कर देंगे। इसकी चिंता हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता सर्वोपरि हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि लोकसभा में उसका स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर था, लिहाजा उसका दावा कमजोर कहीं से नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस बिहार में 9 पर लड़कर 3 जीती, आरजेडी 22 पर लड़ी और 4 सीटों पर जीती। अभी पिछले महीने ही कांग्रेस ने बिहार में लालू परिवार से बेहतर रिश्ता रखने वाले मोहन प्रकाश को प्रभारी पद से हटा दिया। कांग्रेस ने अल्लावरू को प्रभारी बनाकर भेजा है, जो आरजेडी से अलग पहचान बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। अल्लावरू का आरजेडी नेतृत्व से अब तक नहीं मिलना भी पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर का तापमान बढ़ा रहा है। कांग्रेस कैंप से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की सक्रियता भी बता रही है कि कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बिहार में बजट से ज्यादा चर्चा सीएम नीतीश कुमार के गुस्से की हो रही है। तेजस्वी के बाद नीतीश का गुस्सा राबड़ी देवी पर फूट गया। क्या है नीतीश के लाल होने की इनसाइड स्टोरी, देखिए। 4 मार्च 2025 तेजस्वी पर भड़के। बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों को? कुछ पता है? 7 मार्च 2025 राबड़ी देवी पर बिफरे। इसके हस्बैंड टूटा है तो अपना वाइफ को बना दिया। महज 4 दिन में सीएम नीतीश कुमार लालू यादव परिवार के 2 सदस्यों पर लाल हो चुके हैं। पहले तेजस्वी यादव और अब राबड़ी देवी। लालू तेजस्वी पर तो नीतीश सियासी निशाना साधते रहते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब राबड़ी देवी नीतीश के निशाने पर आई। इसके हस्बैंड टूटा है तो अपना वाइफ को बना दिया। तस्वीरें बिहार विधानसभा परिषद की है। नीतीश के गुस्से के बैकग्राउंड में है आरजेडी की ये 3 महिला विधान पार्षद, जिन्होंने महिला हिंसा और शिक्षा के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। हस्बैंड टूटा है तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? फिर खुद नीतीश पलटवार करने खड़े हुए और आरजेडी की 3 महिला एमएलसी के साथ राबड़ी देवी को भी लपेट लिया। हस्बैंड टूटा है तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। हालांकि नीतीश जब सदन में ये सब कह रहे थे तो राबड़ी देवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सदन के बाहर तेजस्वी ने नीतीश के बयान को उनकी सेहत से जोड़ दिया। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी की गिरती सेहत जो है अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की एक भाषा होती है, एक पद की गरिमा होती है। बिहार की राजनीति में कल से ही ताड़ी शब्द ट्रेंड कर रहा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ताड़ी एक तरह की देसी शराब है, जिस पर 2016 से ही बिहार में पाबंदी है। लेकिन अब चुनावी साल में तेजस्वी ने ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने की मांग की है। ऐसी ही मांग चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी करते हैं। सवाल यह है, क्या ताड़ी पर एनडीए में फूट पड़ जाएगी? चुनावी साल में पहले तेजस्वी यादव ने ताड़ी वाले तराने गाए कि हम लोगों की सरकार बनेगी, काशी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे। उस समय तो लालू जी ने ताड़ी का टैक्स जो है वो फ्री किया था। और अब चिराग पासवान भी उनके साथ जुगलबंदी में जुट गए हैं।
हम लोगों ने हमेशा से कहा है कि जो नीरा है, दाढ़ी है, उसको कतई आप अल्कोहल के अंदर आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ है। इस बात की पैरवी हमारी पार्टी भी करती रही है और एक बड़ा समुदाय जो इस व्यवसाय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है, उनके बातों को, उनकी सोच को सम्मान देने की जरूरत है। जुबां पर ताड़ी का नाम, लेकिन मकसद दलितों में पासी वोट जुटाने का काम, जिनकी आबादी बिहार में करीब 1% है। पासी उस दलित तबके में आते हैं जो बिहार में लगभग 20% हैं। और इस तबके के दो बड़े नेता चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर सत्ताधारी एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में पासी हित में मांझी भी लंबे समय से ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने की मांग करते रहे हैं। कि ताड़ी बंद करने का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ताड़ी एक नेचुरल जूस है और इसको शराब के कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहिए। और इसमें लाखों लाख लोगों का व्यापार रोजगारी छिपा हुआ है। न सिर्फ पासी का, पासी के अलावे भी गरीब तबके के लोग होते हैं, वो ताड़ी के पेशा में मजदूर का काम करते हैं। हालांकि जेडीयू अपने विरोधी तेजस्वी और सहयोगी चिराग और मांझी से उलट ताड़ी बंदी कायम रखने की पुरजोर वकालत कर रही है। जो ताड़ी चुआती थी, जो शराब बनाती थी, वो महिला सब कहती है अब हम लोग सुरक्षित है ताड़ी उतारने से और ताड़ी बनाने से, शराब बनाने से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पासी समाज के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये देखो भाई, वो भड़का रहा है वो सब। अब ताड़ी वाली ये सियासत कहां पर जाकर होगी खत्म, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। आगे बढ़ते हुए बात बीजेपी के अध्यक्ष की कर लेते हैं। मार्च में बीजेपी के नए अध्यक्ष के ऐलान की चर्चा थी। पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई नाम छन छन कर सामने भी आ रहे थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। इस देरी के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मिशन मोड में है। बीजेपी के तीनों नेता जनता के सपनों को साकार करने की मुहिम में लगे हुए हैं। इस बीच एक सवाल सुलग रहा है कि पार्टी के अध्यक्ष की कमान कौन संभालने जा रहा है। पिछले हफ्ते 10 दिनों से आधा दर्जन नाम पॉलिटिकल कॉरिडोर में घूम रहे हैं। पहले खबरें ये थी कि इसी महीने अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी, जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी तय हो जाएगा। लेकिन अब खबर ये कि होलाष्टक शुरू होने की वजह से अध्यक्ष का फैसला टल गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो औपचारिकताएं पूरी करनी है उसमें समय लगेगा। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पर हिंदू नववर्ष में फैसला लिया जाएगा, जो 30 मार्च से शुरू हो रहा है। तब तक राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चयन की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। अभी तक दर्जन भर राज्य में ही अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो पाया है। जब तक 18 राज्यों में इसी तरह के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न नहीं होता, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी नहीं होगा। और चूंकि होलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है, इसमें बीजेपी कोई शुभ काम नहीं करती। अभी तक 10 प्रदेशों के अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी में 16 प्रदेश अध्यक्षों के नाम तय हो गए हैं। होली के बाद इन नामों की घोषणा की जाएगी। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब अगले महीने यानी अप्रैल में ही संभव हो पाएगा। इसकी एक वजह यह भी है कि 15 से 17 मार्च तक आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बेंगलुरु में बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक अगले महीने यानी 18 और 19 अप्रैल को बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में देश भर से आए बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगाएंगे। अब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो टाइम तो लगेगा ही। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, बीते दिनों गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जामनगर में वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र पहुंचे। इस दौरान शेर और तेंदुए के शावकों को दुलारते दिखे।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने उन्हें पूरा वंतारा विजिट कराया। इस दौरान पीएम मोदी ने पशु चिकित्सा सुविधा केंद्र का भी जायजा लिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।